हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मेरे ओन चैनल वेल्थ ग्रोथ। फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर जीएमआर इंफ्रा स्टॉक के बारे में बात करनी है। ये कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग सेक्टर से बिलोंग करती है। अगर इस कंपनी की बात करते हैं, ये कंपनी एयरपोर्ट यहाँ पे एयरपोर्ट और मैन्युफैक्चरिंग या एयरपोर्ट बनाने में यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर में ये कंपनी कामकाज करती है। तो जैसे कि अगर हम इस कंपनी की बात करें तो ये देखिए, अभी इंडिया के अंदर बहुत सारे ऐसे एयरपोर्ट के प्रोजेक्ट है जो अभी बन रहे हैं। तो एक कंपनी, एक लीडिंग कंपनी है इस सेगमेंट की। अगर इस कंपनी की और बात करते हैं, फंडामेंटल की अगर बात करते हैं, तो इस कंपनी के अंदर हमें आयर के अंदर हमें 82% के रिटर्न यहाँ पे इस कंपनी के अंदर देखने को मिले। अगर स्टॉक की बात करें तो ये 40 रुपीज़ के आसपास स्टॉक प्रेजेंटली ट्रेड कर रहा है। अगर हम देख सकते हैं, इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग सेक्टर से बिलोंग करते हैं। अगर ये मिड कैप स्टॉक है, तो अगर इस की मार्केट कैप की बात करते हैं, 24,385 करोड़ की इसकी मार्केट कैप हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। स्टॉक बिल्कुल भी ओवरबॉट जोन में नहीं है, बिल्कुल भी रनअप नहीं किया हुआ है, यहाँ पे कोई भी रेड फ्लैग नहीं दिख रहा है। अगर स्टॉक की फाइनेंशियल की अगर बात करते स्टॉक की अगर फाइनेंशियल की बात करते हैं, रेवेन्यू में हर साल हमें यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिले। हर एक क्वार्टरली हमें यहाँ पे ग्रोथ होती हुई दिख रही है। अगर ईबिटा की बात करें तो यहाँ पे भी हर एक क्वार्टरली हमें ग्रोथ होती है। नेट इनकम की बात करें तो देखिए, कंपनी लॉस में चल रही थी इस 3 क्वार्टर में, लेकिन इस क्वार्टरली कंपनी प्रॉफिट में आ चुकी है। अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। इसके चलते अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो एफ ने अपनी होल्डिंग को भी यहाँ पे इंक्रीज, तो देखिए एफ ने भी अपनी यहाँ पे होल्डिंग को इंक्रीज किया है। जैसे कि यहाँ पे अगर प्रमोटर की बात करें तो 58% यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग देखने को मिले, म्यूचुअल फंड की 1%। अगर हम डीआईएस की बात करें तो डीआईएस के ऑलमोस्ट 3% की यहाँ पे होल्डिंग देखने को मिले। लेकिन अगर एफ की बात करें तो एफ 27.85% की, मतलब 28% की यहाँ पे एफ होल्ड कर रहे हैं। अगर रिटेलर की बात करें तो 9.34% यहाँ पे रिटेलर की होल्डिंग हमें देखने को मिल रही है। देखिए, कंपनी की अगर बात करें तो कंपनी के ग्रोथ के चांसेस बहुत ज़्यादा है। जैसे कि हमें पता है कि इंडिया के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर का कितना काम यहाँ पे डेवलप हो रहा है। तो इसके चलते जो नए एयरपोर्ट्स या जो भी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का जो काम चल रहा है, इसके चलते इस स्टॉक को बेनिफिट्स हो सकता है। तो क्विकली हम इसका चार्ट देखते हैं कि चार्ट पे हमें स्टॉक किस प्राइस पे खरीदना चाहिए या किस तरह से देखने को मिल रहा है। यहाँ पे मैंने जीएम इंफ्रा का चार्ट लगा के रखा है। अगर बात करें तो यहाँ पे हमने 1 डे के टाइम फ्रेम लगा के रखी है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो स्टॉक के अंदर हमें अच्छे खासे यहाँ पे पोटेंशियल देखने को मिल रहा है। स्टॉक बिल्कुल भी यहाँ पे ओवरबॉट जोन में नहीं दिख रहा है, बिल्कुल भी रनअप नहीं किया हुआ है। धीरे 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 ऊपर की तरफ यहाँ पे स्टॉक चलता हुआ दिख रहा है। देखिए, यहाँ पे एक हमें फ्लैग एंड पोल तरह पैटर्न यहाँ पे दिखने को मिल रहा है। तो किस प्राइस पे स्टॉक को बाय करना चाहिए, कितने, ये देखिए, इस स्टॉक को अगर आप बाय करें तो इस स्टॉक के अंदर आपको लॉन्ग टर्म व्यू रखना चाहिए। शॉर्ट टर्म में यहाँ पे कोई भी टारगेट हमें देखने को नहीं मिलेंगे, या शॉर्ट टर्म में यहाँ पे कोई पैटर्न हमें देखने को नहीं मिलेगा। इस स्टॉक को अगर बाय कर लेते हैं तो इस स्टॉक को लेके भूल जाना है। तो कुछ यहाँ पे आने वाले दिनों के अंदर हमें एक लॉन्ग टर्म व्यू से, अगर हम 2-3 साल के व्यू से अगर स्टॉक को पिक करते हैं तो 2-3 सालों के अंदर हमें स्टॉक के अंदर अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल सकती है। जो भी हमें इंफ्रास्ट्रक्चर के जो काम चल रहे हैं इंडिया के अंदर, तो ये जो डेवलप हो रहे हैं, तो इसके चलते इस स्टॉक में भी या इस कंपनी को भी अच्छा खासा बेनिफिट हो सकता है। इसके चलते स्टॉक में भी तेज़ी आ सकती है। तो 2-3 साल के लिए स्टॉक को कंसिडर कर सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे कोई भी टारगेट नहीं है, कोई भी लेवल देखने को नहीं मिला है। जिन लोगों ने स्टॉक को बाय किया है वो 34 के एसएल के साथ स्टॉक में बने रख सकते हैं। देखिए, 34 के आसपास स्टॉक बहुत बार सपोर्ट ले चुका है इस यहाँ पे, और फिर बाउंस हो चुका है। फिर स्टॉक ने बिल्कुल ही पिछले लो को नहीं ब्रेक किया, स्टॉक एक नया हाई लगा था, ऊपर की तरफ जा रहा है। देखिए, 34 के नीचे हम स्टॉक को अवॉइड करेंगे और 42 के ऊपर स्टॉक का ब्रेकआउट हो जाएगा। 24 के ऊपर हमें स्टॉक के अंदर अच्छे खासे टारगेट ऊपर की तरफ देखने को मिल सकते हैं। तो देखिए, हर एक डिप में स्टॉक को बाय करना है। अगर स्टॉक 34-37 इस प्राइस के आसपास अगर आ जाते हैं, डेफिनेटली हम स्टॉक को बाय करने के लिए रेडी रहेंगे। या 42 के अगर स्टॉक ऊपर चल जाता है तो 42 के ऊपर इसका एक ब्रेकआउट हो सकता है। 42 के ऊपर एक अच्छी खासी तेज़ी हम स्टॉक के अंदर देखने को मिल सकती है। तो इस स्टॉक को अगर बाय करें तो डेफिनेटली डिप पे ही हम बाय करेंगे। हमें अगर स्टॉक 34 या 35 इस रेंज के आसपास आ जाता है तो डेफिनेटली हम स्टॉक को बाय करेंगे। अगर इस स्टॉक में बने रहे तो जैसे कि मैंने कहा, 3 साल तक आपको इस स्टॉक में होल्ड करना पड़ेगा।
तुरंत आपको इस स्टॉक में कोई भी प्रॉफिट यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। इसके साथ एक मिड कैप स्टॉक है, या तो यहाँ पे रिस्क आपकी थोड़ी हाई रह सकती है। तो उतने पैसे स्टॉक में इन्वेस्ट करें जितने आप मतलब अफोर्ड कर सकते हैं कि लूज़ करने के लिए, कि इतने पैसे लूज़ हो जाए तो मुझे उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। और सबसे पहले कि आपने एसएल में 34 के एसएल के साथ स्टिक रहने, 34 के नीचे अगर स्टॉक निकल जाता है तो जितना भी लॉस हो उतना लॉस लेके उस वहाँ से निकलना, आपको वहाँ पे पढ़ना है। तो देखिए, जो लोग एसएल को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं वही लोग इस स्टॉक को रिकमेंड कर सकते हैं, जो कि जहाँ पे रिस्क आपकी हाई रहती है वहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी भी आपकी वहाँ पे हाई रहती है। तो सिर्फ प्रॉफिट को नहीं देखना है, अपने रिस्क को भी देखना है कि आप कितनी रिस्क ले सकते हैं, आप कितने मनी को वहाँ पे लूज़ कर सकते हो। इसके बेसिस पे स्टॉक को वहाँ पे पिक करना ज़रूरी है। मिड कैप और स्मॉल कैप के अंदर जिस तरह से रिस्क हाई रहते हैं उसकी तरह से वहाँ पे रिवॉर्ड भी आपका हाई रहता है। अगर मिड कैप और स्मॉल कैप के अंदर अगर ब्रेकआउट आ जाता है तो 20% का मूवमेंट वो एक ही बार दे जाते। उसी तरह वहाँ पे अगर गिरावट हो जाती है तो गिरावट भी उसकी रफ्तार से हो जाती है। तो इसीलिए अगर हम इस स्टॉक को कंसिडर करेंगे तो 34 के ऊपर जब तक स्टॉक रहेगा डेफिनेटली हम स्टॉक के अंदर एक अच्छे खासे पोटेंशियल देखेंगे, अच्छे खासे ऊपर के लेवल देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर 34 के नीचे अगर स्टॉक निकल जाता है तो डेफिनेटली स्टॉक को हम अवॉइड करेंगे। सो डेफिनेटली आपको लेवल सारे क्लियर हो जाएंगे कि 34 के ऊपर रहेगा हम बाय में रहेंगे, 34 के नीचे हम स्टॉक को यहाँ पे अवॉइड करेंगे, सेल कर देंगे, अपने एसएल को लेके जितना लॉस हो उस लॉस को लेके वहाँ से निकल जाएंगे। तो इस स्टॉक को भी आप कंसिडर कर सकते हैं। अगर आप लॉस लेने के लिए रेडी हो या सेल देने के लिए रेडी हो तभी आप इस स्टॉक को कंसिडर कर सकते हैं, और इस स्टॉक को आपको पेशेंटली होल्ड भी करना पड़ेगा। तो इस सारे पॉइंट्स अगर आपके आप एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि हाँ मैं लॉस ले सकता हूँ, मैं एसएल ले सकता हूँ, मैं इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकता हूँ, ये तीनों कंडीशन अगर आपको मीट हो जाए तभी स्टॉक में इन्वेस्ट कीजिए। तो आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।